Hello guys, welcome to BMS Academy. So today I am going to present a lecture on Vision IAS 2021 second test series, second lecture. So first question would be with respect to the Lok Adalat, very important topic actually. Lok Adalats consider the following statements. It has given the statutory status. देखिए स्टैट्यूटरी स्टेटस का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी अपनी पावर किसी स्टैट्यूट से निकाल रही है, ले रही है, ठीक है। अगर कोई बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी पावर ले रही है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एक फेयर इलेक्शन करवाने वाली बॉडी होनी चाहिए, तो उसके जो पावर्स होती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 से लेती है, ठीक है। तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर सिंपल कोई एक्ट से, जैसे ये नालसा वाला लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, यहाँ से कौन पावर ले रही है? लोक अदालत, ठीक है। तो इसके तहत ये स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाई जाएगी। और ऑप्शन 1 इज़ राइट हेयर। ऑप्शन सेकंड, द अवार्ड बाय लोक अदालत इज़ नॉट बाइंडिंग एंड इट इज़ अपीलेबल। देखिए नॉट बाइंडिंग नहीं है, ये बाइंडिंग रहता है, तो ऑप्शन 2 इज़ इनकरेक्ट। देखिए क्या होता है, लोक अदालत मतलब एमिकेबली सॉल्व करवाती है डिस्प्यूट को, और अगर जो अदालत में पहुंचने वाले डिस्प्यूट्स हैं या अदालत में पहुंच चुके हैं और इनिशियल स्टेज पे हैं, उन केसेस को लोक अदालत में फॉरवर्ड किया जा सकता है और ये बिल्कुल फ्री रहता है। और अगर मान लीजिए आपने इस अदालत में कुछ पैसे दे दिए हैं, अगर वो इशू लोक अदालत के द्वारा सॉल्व करवा दिया जाता है तो यहाँ पे दिए हुए पैसे भी आपको रीइम्बर्स करवा दिए जाएंगे। और देखिए कौन से केसेस जाते हैं, एक होते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, ठीक है, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, एंड एक होते हैं नॉन कंपाउंडेबल। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कंपाउंडेबल ऑफेंसेस ये वो होते हैं जिनमें की सज़ा जो होती है वो डेफिनेटली मिलना ज़रूरी है, जैसे कि आपका रेप और क्रिमिनल क्राइम्स जैसे कि मर्डर कर दिया, उसमें क्या मतलब दो, एक विक्टिम वाली पार्टी है ना, एक है एक्यूज वाली पार्टी। इस लोक अदालत में क्या होता है, दोनों अपने अपने एक समझौता कर लेते हैं, हाँ ठीक है ऐसा ऐसा हो जाएगा। बट अगर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, अगर इनका किसी को मार दिया गया है तो उसमें क्या समझौता करेंगे? अगर ये समझौता करना भी चाहेंगे तब भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर लिटिगेशन पहुंच चुकी है वहाँ पे, तो उन केसेस में यहाँ पे सिर्फ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस ही जाते हैं। तो ऑप्शन 2 इज़ रॉन्ग। सो यहीं से हमारा आंसर भी आ जाता है, ऑप्शन 1 एंड 3। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है। यस, कोई भी सिविल जो प्रोसीजर कोड होता है ना, मतलब प्रोसीजर्स लिखे गए होते हैं, अगर ऐसा केसेस आ जाते हैं तो उनको किस प्रोसीजर से फॉलो किया जाएगा, और एविडेंस एक्ट को इनमें स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता। ऑप्शन ऑल द थ्री ऑल 1 एंड 3 इज़ राइट हियर। देखिए यही चीज़ें लिखी गई हैं यहाँ पे। अगर कुछ आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द नेशनल माइग्रेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए क्या हुआ था एक्चुअली, कोविड-19 के टाइम पे बहुत सारे जो माइग्रेंट्स थे वो अपने घरों से दूर बाहर जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे फंस गए थे, तो उनको अपने घरों में वापस भेजना था, ठीक है। और इतना बड़ा कोविड-19 की वजह से एक क्योस पैदा हो गया था, ठीक है। तो उसी टाइम पे नेशनल रिपोजिटरी मतलब एक तरह का डाटा स्टोर सेंटर खोला गया, ठीक है, जहाँ पे माइग्रेंट्स की डिटेल वगैरह, उनके कॉन्टैक्ट वगैरह डाले गए। तो यही था नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और उनको ट्रेस करने के लिए भी ये इसने मदद करी है, ठीक है। अगर वो घर जाते हैं तो क्या होगा, अगर उनको ट्रेस करना कोई आ भी गया तो उनको आराम से ट्रेस किया जा सकता था अगर कोविड पॉजिटिव हो भी गया। तो ये सब था। अब इसके बारे में ऑप्शन क्या है? इट इज़ सेंट्रल ऑनलाइन रिपोजिटरी ऑन माइग्रेंट वर्कर्स डिज़ाइन टू फैसिलिटेट देयर सीमलेस मूवमेंट अक्रॉस द स्टेट्स। सीमलेस ट्रैक किया जा रहा है ना, तो ऑप्शन 1 इज़ राइट। ऑप्शन 2, इट इज़ डेवलप्ड बाय नीति आयोग। नो, ऑप्शन 2 इज़ रॉन्ग, ठीक है। इट इज़ डेवलप्ड बाय NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। और ये अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2005 के एक्ट के द्वारा ये अपनी पावर्स लेती है। तो उसके द्वारा इसको बनाया, इसके द्वारा NDMA के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इट कैन बी यूज फॉर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड द मूवमेंट ऑफ
मॉनिटरिंग ड्यूरिंग कोविड-19। ऑप्शन सी इज़ राइट। ठीक है, इन चीज़ों को मैं बता चुका हूँ, पढ़ लीजिएगा इसको। ओके, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ स्पीकर इन लोकसभा। ऑफिस ऑफ स्पीकर, द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर इज़ फिक्स्ड बाय प्रोटेम स्पीकर। देखिए, सबसे पहले तो आपको इन चीज़ों के बारे में समझ लेना चाहिए। देखिए, मान लीजिए जैसे कि 2019 में मोदी गवर्नमेंट क्या हुआ था, या तो 2014 में 19 वाली बात समझ लीजिए, वो रिसेंट का एग्जांपल है। तो क्या हुआ, इलेक्शन होने थे। इलेक्शन होने के बाद जैसे ही उन्होंने मतलब इलेक्शन से पहले डिसोल्यूशन होता है किसका, लोकसभा का। तो उस टाइम पे क्या, डिसोल्यूशन के टाइम पे क्या स्पीकर का टेन्योर भी ख़त्म हो जाता है। स्पीकर का टेन्योर ख़त्म तो हो जाता है, बट वो ऑफिस वैकेंट नहीं करता। ठीक है, ऑफिस कब तक वैकेंट नहीं करता, जब तक न्यू लोकसभा वहाँ पे जो आपकी पार्लियामेंट में आ ना जाए। उसकी जब फर्स्ट सीटिंग होने वाली होती है ना, तब फर्स्ट सीटिंग तक क्या होता है, पुराना स्पीकर काम करता है। पर जैसे ही फर्स्ट स्पीकर बनने वाला हो, ठीक है, मतलब फर्स्ट स्पीकर बनने वाला हो, तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा वो बनाया जाता है। वही पुराना स्पीकर नहीं फर्स्ट सीटिंग को हेड करता है, प्रोटेम स्पीकर हेड करता है। ठीक है, बट द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर इज़ फिक्स बाय, बट जो स्पीकर, नया स्पीकर की डेट इलेक्शन की फिक्स करनी होती है वो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नहीं, वो हेड जरूर करता है उस सीटिंग को, बट वो प्रेसिडेंट के द्वारा असाइन करी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। द स्पीकर बीइंग अ मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी वेकेट्स हिज ऑफिस एज सून एज लोकसभा इज डिसॉल्व। मैंने आपको अभी समझा दिया, ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, ये चीज़ें लिखी गई हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंस टू द जुडिशरी, द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज मेड एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वही सही बात है, इंडिपेंडेंस, जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर वाली बात आती है ना। ठीक है, तो उस चीज़ को बनाए रखने के लिए रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के लिए एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस रखा गया है। ठीक है, और उस कंटेक्स्ट में उन्होंने बोला कि कौन सी स्टेटमेंट्स राइट हैं। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ, देखिए कोई भी कहीं पे भी चीफ जस्टिस और उसके रिमूवल की बात नहीं करेगी, सिर्फ जजेस की बात करेगी। जजेस में चीफ जस्टिस भी आता है ना, तो सभी का एक तरह का प्रोसीजर रहता है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। बोथ थिंग्स आर कंडीशंस आर राइट। Okay, the motion containing the charges against the judges must be approved by a special majority in both houses of the parliament। देखिए ऐसा है, सिंपल सी बात है, आप पढ़ते होंगे बड़ी बड़ी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनमें भी जब रिमूवल की बात आती है तो उसमें लिखा होता है एज पर द प्रोसीजर विच इज़ यूज्ड टू रिमूव द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरह ही रिमूव करे जाते हैं। और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट किस तरह से, किस एक्ट से रिमूव होते हैं, उसमें प्रोसीजर लिखा हुआ है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 आई थिंक। ठीक है, उसमें इसके बारे में बताया गया। देखिए क्या होता है, अगर लोकसभा में चार्जेस, ये वाले मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी वाले चार्जेस लाए जाते हैं तो कम से कम 100 लोगों को मोशन पे साइन करके किसको देना होता है, स्पीकर को। ठीक है, अगर राज्यसभा में लाए जाते हैं तो क्या होता है, तो 50 लोगों को साइन करके चेयरमैन को देने पड़ते हैं। आगे इन दोनों की मर्जी है कि वो चार्जेस को एक्सेप्ट करें या डिनाई करें। ठीक है, अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये एक 3 मेंबर बॉडी होगी, 3 मेंबर बॉडी बनेगी। उसमें कौन रहेगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई बड़ा जज, ठीक है, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न, ठीक है, और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट। ये 3 बंदे रहेंगे और ये चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करके अगर मान लेते हैं कि हाँ ये जो चार्जेस लगाए गए थे वो सही हैं, तो क्या होगा, फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन करके, और हाँ उन चार्जेस को क्या करना पड़ेगा, उन चार्जेस को स्पेशल मेजॉरिटी के साथ दोनों हाउसेस से पास भी करवाना पड़ेगा, बोथ हाउसेस से पास करवाना पड़ेगा स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट साइन करके उस जज को रिमूव कर देगा या इम्पीच कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है,
containing both houses. Yes, second statement is also right. No high court judge has been removed from the office. Yes, अभी तक कोई भी जज इस तरह से रिमूव नहीं हुआ है. ऑप्शन डी इज सॉरी ऑप्शन सी इज राइट. ठीक है, तो इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट, consider the following statements regarding the division of power of taxation between the center and state. देखिए ऐसा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत ही अच्छे वे में लिखा गया है कि कौन सी ड्यूटी लगाएगा या टैक्स लगाएगा, किस तरह की कैसे बनाई गई है लिस्ट. यूनियन लिस्ट, आपकी स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. देखिए यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट लिखे गए हैं ना, उनमें अगर कोई टैक्स लगाना है ना तो उसमें एक्सक्लूसिव पावर किसकी रहेगी, यूनियन की. और स्टेट लिस्ट में तो एक्सक्लूसिव पावर स्टेट की. और अगर कंकरेंट लिस्ट में दोनों ही लगा सकते हैं. कंकरेंट मतलब दोनों ही बना सकते हैं, टैक्सेस लगा सकते हैं. ठीक है, तो देख लेते हैं. द पावर ऑफ टैक्सेशन ऑन सब्जेक्ट्स एन्यूमरेटेड इन कंकरेंट लिस्ट लाइज एक्सक्लूसिवली विद पार्लियामेंट. देखिए थर्ड कंडीशन मैंने बताई थी, दोनों लगा सकते हैं. एक्सक्लूसिवली विद पार्लियामेंट ही नहीं है, दोनों के पास है. तो ऑप्शन वन इज रॉन्ग. द पावर टू इम्पोज टैक्सेस ऑन सब्जेक्ट्स नॉट एन्यूमरेटेड इन एनी लिस्ट इज वेस्टेड विद द स्टेट लेजिस्लेचर. नहीं, देखिए आप रेजिड्यूरी पावर वाली बात आती है ना, रेजिड्यूरी पावर, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ऑब्वियसली यार स्टेट के पास क्यों जो बची खुची पावर जो लिखा ही नहीं है, ठीक है, वो किसके पास जाएगी, यूनियन के पास. और उसी के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने गिफ्ट टैक्स वगैरह ऐसी चीज़ें, वेल्थ टैक्स, ये चीज़ें इम्पोज करी हैं. ठीक है, जो आपकी प्रॉपर्टी वगैरह ऐसी चीज़ों पे टैक्स लगता है तो वो यूनियन गवर्नमेंट लिवाई करती है. और भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कौन से टैक्सेस स्टेट यूनियन लगाएगा. ठीक है, वो कौन से टैक्सेस को कौन सी अथॉरिटी क्या करेगी, कलेक्ट करेगी, कौन लिवाई करेगा. ठीक है, लिवाई कौन कलेक्ट करेगा और कौन अप्रोप्रिएट करेगा. अप्रोप्रिएट मतलब बांटना. तो जैसे कि इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स का क्या होता है, कौन लगाता है इसको, यूनियन लगाती है. ठीक है, यूनियन ही कलेक्ट करवाएगी. ठीक है, यूनियन ही कलेक्ट करेगी, बट अप्रोप्रिएशन यूनियन और स्टेट्स के बीच में रहेगा. ठीक है, तो दिस क्वेश्चन आंसर वुड बी ऑप्शन डी. तो यही चीज़ें लिखी गई हैं, पढ़ लीजिएगा अच्छे से इनको. एथनिक ग्रुप्स एंड न्यूज़. ठीक है, उइघुर्स, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है. जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना, ठीक है, तिब्बत वाली तरफ, उसमें जो उइघुर्स पाए जाते हैं. ठीक है, मुस्लिम एथनिक ग्रुप है, तो ये चाइना में पाए जाते हैं. दिस इज़ राइट. ओरोमो देखो ऐसा है कि ये वाला ग्रुप है ना जो, वो एथियोपिया में पाया जाता है. अफ्रीकन कंट्री है ना जो एथियोपिया, एडिस अबाबा इसकी जो कैपिटल रहेगी, तो एथियोपिया में पाया जाता है. जो कुर्द है, कुर्द देखो आप, कुर्द बहुत सारी कंट्रीज़ में पाए जाते हैं. इराक अगर ऐसा है तो आप ऐसा कर सकते थे अगर इराक सामने होता तो, बट यहाँ पे ऑप्शन वन इज़ ओनली राइट. देखिए यहाँ पे कुर्दिस्तान बनाने की बात करते हैं, तो कुर्दिस्तान कहाँ से बनेगा, टर्की से, सीरिया का कुछ हिस्सा, इराक का कुछ हिस्सा, ईरान का कुछ हिस्सा और आर्मेनिया का कुछ हिस्सा, इससे मिला के क्या बात करी जाती है कुर्दिस्तान बनाने की. ठीक है, तो ये था ऑप्शन ए इज़ राइट. पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से. द पावर टू अपॉइंट डेलिमिटेशन कमीशन फॉर द डेलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज़ रेफर्ड ऑन. देखिए किस में से, देखिए पहली बात तो डेलिमिटेशन कमीशन होती क्या है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती हैं ना, आपका एरिया कुछ और रहेगा, बट जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी रहेगी माइट भी वो दो आपकी तहसील को कवर करे या 2 ब्लॉक्स को कवर करे. ठीक है, जब इलेक्शन के टाइम बारी आती है तो ये किस लिए किया जाता है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो पॉपुलेशन की, और बाउंड्रीज़ को सिलेक्ट करेगा और कितनी सीट्स रहेंगी एक स्टेट में लोकसभा के लिए या स्टेट असेंबली के लिए. तो ये सब किसके द्वारा किया जाता है, डेलिमिटेशन कमीशन के द्वारा. और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. और पावर कहाँ से लेती है, डेलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002 से. ओके, तो हाँ, और ये भी देखती है SC ST के लिए रिजर्वेशन के लिए, अगर किसी एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है तो रिज़र्व भी किया जा सकता है. तो ये सब काम किसका है, डेलिमिटेशन कमीशन का. और ये पावर टू अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, ना कि पार्लियामेंट करती है, ना ही आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है. इन दोनों में कन्फ्यूज़न रहती है आपको, बट आंसर इसका क्या है, प्रेसिडेंट.
तो देख लीजिएगा इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के इलेक्शन क्या होता है। वोटिंग इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज़ डन बाय ओपन बैलेट। यार ओपन बैलेट से नहीं होती। ओपन बैलेट का मतलब जैसे जब ये जो आपके एमपीज़ वोट डाल रहे होते हैं तो वो अपना बैलेट को किसी और को भी दिखा सकते हैं कि हाँ मैंने इस तरह से वोटिंग डाली है, ठीक है। वो सीक्रेट बैलेट रहता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन 1 इज़ रॉन्ग। द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। बट इसमें होता क्या है, मान लीजिए जैसे कि आपके लोकसभा के इलेक्शन होते हैं वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से ही होते हैं, या आपके स्टेट असेंबली, मान लीजिए आपके सबसे छोटा एग्जांपल लेते हैं एमएलए का। एमएलए मान लीजिए कोई 4 खड़े हैं, 1 2 3 4 और टोटल 100 वोट हैं। किसी एक ने कितने वोट ले लिए, 30, किसी ने ले लिए 20, किसी ने ले लिए 35, ठीक है। कितने हो गए, 50 50 और 15, और ये किसी ने लिए 15। इनमें से कौन जीतेगा, सबसे ज़्यादा वाला जीत गया। मैटर नहीं करता कि आपको 50% वोटिंग चाहिए है या नहीं, ठीक है। मैटर यही करता है कि सबसे ज़्यादा किसने लिए। अगर ज़्यादा लोग होते तो ये कम होके शायद 15 वोट वाला भी जीत जाता, ठीक है, सबसे ज़्यादा वाला। तो ये होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। बट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई ट्रांसफरेबल वोट होता है, जिसमें क्या होता है आपको बैलेट दिया जाएगा और प्रेफरेंस भरनी होती है। 4 नाम लिखे होते हैं या 2 नाम लिखे होंगे, जितने भी नाम लिखे होंगे आपको ये बताना है कि मैं दूसरे नंबर वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूँ, पहले को दूसरा, इसको चौथा दे देता हूँ, इसको तीसरा। अगर मान लीजिए पहला नहीं जीतता है तो आपका वोट ट्रांसफ़र होकर दूसरे नंबर वाले पे चला जाएगा, आपका वोट ख़त्म नहीं होगा, समझ पा रहे हो। बट इन केसेस फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है, आपने डाल दिया, पर्ची डाल दी, अगर देखा जाएगा कि काउंटिंग पे आपका गिना जाएगा, मैटर नहीं करता कि वो ट्रांसफ़र होगा कि नहीं, हार गया तो हार गया आपका कैंडिडेट, ठीक है। तो ये है, तो ये भी गलत है। प्रोविज़न ऑफ नोटा इज आर नॉट एप्लीकेबल, नन ऑफ दी अबव, सुना होगा, ठीक है। तो ये सच में ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में होता नहीं है, आपको प्रेफरेंसेस भरनी होती हैं, तो इसमें कहीं पे भी नोटा वाला ऑप्शन नहीं होता। ऑप्शन 3 इज़ राइट, ऑप्शन बी इज़ राइट, ओके। तो यही चीज़ें लिखी गई हैं, पढ़ लीजिएगा इनको अच्छे से टाइम पे, ओके। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट अडोप्टेड द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। मैंने अभी आपको बताया क्यों, उसका रीज़न बता रहे हैं कि क्या वो रीज़न पूछा हुआ है। डिफ़िकल्ट फॉर द वोटर्स टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम। अब मैंने आपको हमारी जनता बहुत लिटरेट, आपको पता है, मतलब कि नहीं समझ पाएंगे ना इतना। एक वोटिंग डालने पे आप एक वो लगाना होता है, आप कभी सुना होगा कि गलत वोट डाल दिया, ठीक है। अगर ये प्रेफरेंसेस वाला सिस्टम दे देंगे तो बंदों को तो पता नहीं चलेगा, समझ पा रहे हो। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है और सब महंगा भी होता है ये जो सिस्टम है ना, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या ऐसा कुछ करके, तो ये बहुत महंगा भी है और क्या होता है इसमें, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट। मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया विल लीड टू इंस्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट, इट डिक्रीजेज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पार्टी सिस्टम। देखिए पार्टी सिस्टम की सिग्निफिकेंस नहीं मरती, यहाँ पे वोटर की मरती है। क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका मन नहीं भी है दूसरे तीसरे या फोर्थ बंदे को जितवाने का, बट फिर भी आपको प्रेफरेंसेस भरनी पड़ेंगी, तो 1 वोट वाला सिस्टम जो आपका राइट था कि मैंने सिर्फ इसको ही जिताना है, वो तो मर गया ना। बट एट द एंड ये जो नीचे वाली पार्टी वो उनका ना चाहते हुए उनको वोट पड़ रहा है, तो इंक्रीजेज द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टी सिस्टम, बट वोटर की स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो ऑप्शन सी इज़ राइट। मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया विल मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया विल लीड टू इंस्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट, ये भी बात सही है, ठीक है। तो इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर टू गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, आर्टिकल कौन सा है, 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कल भी इसके बारे में डिस्कस करा था हमने, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, एडवाइस
दे सकती है सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द अबव पावर्स इज कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट बट नॉट अवेलेबल टू द हाई कोर्ट। मतलब कौन सी पावर्स हैं जो कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो भाई साहब पहली स्टेटमेंट तो सही है, ये सिर्फ पावर एडवाइस देने का काम कौन कर सकता है, आपकी सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। बट यार PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होती है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसमें आप अपने हित का ना सोच के एक पर्टिकुलर सेक्शन का, ग्रुप का, ठीक है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर माइनॉरिटी किसी इशू को फेस कर रही है, तो आपने अपना हित का ना सोच के उस ग्रुप के प्रति एक लिटिगेशन फाइल कर दिया, पिटिशन फाइल कर दिया, उसको क्या बोला जाएगा? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बट ये दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में फाइल की जा सकती है। तो ऑप्शन 2 तो हो गया रॉन्ग। ठीक है, पावर टू एंटरटेन रेट्स, ये भी आपको पता है, रेट्स की पावर आपको दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास है। 32 के अंदर कौन रेट इशू कर सकता है? आपके सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, एंड 226 के अंदर हाई कोर्ट कर सकता है। और हाई कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन ब्रॉडर है, ठीक है, क्योंकि ये जो आपके लीगल राइट्स होते हैं उनमें भी रिट इशू कर सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट ओनली इन फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो ये सब चीज़ें लिखी गई हैं, पढ़ लीजिएगा इनको एक बार। तो आज के 10 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको बुरा लगा तो आप डिसलाइक करके अपनी कमेंट जो सजेशंस रहेंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।